आज होगा लोकसभा चुनाव का शंखनाद। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे करेगा चुनाव की तारीखों की घोषणा। देश भर में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर। तेलंगाना के नगर कुर्नूल और कर्नाटक के कलबुर्गी में करेंगे जनसभाएं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए मांगे सुझाव। कहा, राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयास लगातार रहेंगे जारी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी आज। वहीं बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए लाया गया दिल्ली। और खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची आरसीबी। एलिमिनेटर राउंड में मुंबई इंडियंस को 5 रन से दी शिकस्त। रविवार को होने वाले खिताबी मैच में दिल्ली से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आगामी लोकसभा चुनाव की आज औपचारिक रूप से शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा और इसके साथ ही देश भर में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आम चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग आज कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा करेगा। चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम भी की जाएगी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। तो प्रेस वार्ता ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम होगी। आप ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। बात करें साल 2019 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की, तो इसकी घोषणा हुई थी और आज जो है दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा करने जा रहा है और लोग इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत कर दी और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज तेलंगाना और कर्नाटक में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर 12 बजे तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में होगी, तो वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है नगर कुर्नूल से अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, किस प्रकार की तैयारियां प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? देखिए शैला, लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है आज दोपहर जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद से वो बिगुल बज जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिन के जो है दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। लगातार हमने देखा कि वो तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के अंदर कई जनसभाओं को पहले भी संबोधित कर चुके हैं और कल भी उन्होंने एक रोड शो जो है यहां पर किया तेलंगाना के अंदर। आज 12 बजे के आसपास एक बड़ी जनसभा उनकी नगर कर्नूल में होने जा रही है, जिसकी पूरी तैयारी जो है वो तो कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सुनने के लिए दक्षिण भारत के अंदर लगातार आ रहे हैं। हमने देखा है कि तेलंगाना के अंदर 2019 में 4 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए का यही मकसद है कि दक्षिण भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जाए। और इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है, जो लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक रुख देखा जा रहा है, उसका कारण है दिल्ली से चली हुई, केंद्र से चली हुई वो कल्याणकारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पर दक्षिण भारत के अंदर लागू हुई हैं। शैला,
बिल्कुल सही बात है कि 2024 ये जो लोकसभा चुनाव है, इनमें बीजेपी की पूरी कोशिश है कि दक्षिण को साधा जाए। उस दिशा में जो प्रयास हैं वो भी रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों का रुझान है वो भी साफ नजर आ रहा है। तमाम रैलियों में वो निकलकर सामने आया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होते हुए देखा गया है, तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका जिक्र आपने भी किया। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जन से जुड़ी हुई हैं। मकसद ये भी है कि उन योजनाओं के बारे में आम जन को बताया जाए, ताकि जन जन तक उनको क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ मिल रहा है, उसकी बात पहुंचे, जागरूकता हो और वो उसका फायदा उठा सकें। देखिए शैला, सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो राजनीति का रूप और स्वरूप बदला है वो एक सबसे बड़ी बात है। हम जानते हैं कि चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वायदे जनता के बीच किए जाते हैं, लेकिन वो दावे और वो वायदे कितना जमीनी स्तर पर उतरते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र सरकार ने, चाहे राज्य कोई भी हो, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, लेकिन एक राष्ट्र और विकास का नारा देते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के उन राज्यों के अंदर कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाया जहां विपक्षी दलों की सरकार है, यह एक सबसे बड़ा बदलता हुआ रूप और स्वरूप राजनीति का है। इसीलिए प्रधानमंत्री आज बड़े गर्व से डंके की चोट पर सभी चुनावी सभाओं में, बाकी जनसभाओं में इस बात को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये दक्षिण भारत के लोगों ने इस बार देखा है, चाहे महिलाओं की योजनाएं हो, युवाओं की योजनाएं हो, किसानों की योजनाएं हो, स्टार्टअप योजनाएं हो, ये वैसी योजनाएं हैं जिसने लोगों को बदला है, उनकी विकास की जो रफ्तार है उसको आगे बढ़ाया है। दक्षिण भारत के इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है इस बात पर कि इन राज्यों के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म हो, वंशवाद की राजनीति खत्म हो। जिस तरीके से उत्तर भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार ने करके दिखाया है, दक्षिण भारत के अंदर खास तौर से जहां आज चुनावी सभा है तेलंगाना के अंदर, यहां पर वंशवाद की राजनीति कई दशकों से रही। तेलंगाना एक नया राज्य बना, लेकिन तेलंगाना नया राज्य बनने के बाद विकास की उस रफ्तार को आखिर क्यों नहीं पकड़ सका, इन सभी मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में लगातार उठा रहे हैं। चलिए अनुज, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, ज्यादा अपडेट के लिए आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वाह पापा, बधाई हो। बेटा, बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया। हाँ पापा,
सैचुरेशन का जमाना है अब। सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है, अब छात्रवृत्ति पाता है। डीबीटी ने अन्याय से बचाया है, शोषित को सम्मान दिलाया है। सैचुरेशन ने हौसला बढ़ाया है, अंत्योदय का प्रकाश फैलाया है, वंचित वर्ग की साथी है, मोदी सरकार की गारंटी है। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम पत्र लिखकर विकसित भारत के निर्माण के लिए सुझाव और समर्थन मांगा है। उन्होंने लिखा है कि आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। उन्होंने लिखा कि आपके जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस और समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं और बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास हमारे साथ था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि आपके विश्वास और समर्थन से ही GST लागू करना, अनुच्छेद 370 को हटाने, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जन भागीदारी और जन सहयोग में है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेंगे। यही मोदी की गारंटी है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम पत्र था। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सत्र न्यायालय ने ठुकरा दिया। समन पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 2 दिन चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। बार बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केजरीवाल के विरुद्ध कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज की थीं। ईडी पूछताछ के लिए केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। फिलहाल एक
और नीरज सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सुप्रभात। एक बड़ा झटका कह सकते हैं इसे अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार 8 सम्मन जो ईडी ने भेजे थे उन सम्मनों पर पेश नहीं हुए, लगातार जांच से बचते रहे और नए नए बहाने हैं वो ईडी के सामने रखते रहे। अब अदालत ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि उनको सम्मनों का जवाब भी देना होगा और अदालत से बचने के लिए जिस कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिन से कोर्ट के सामने रख रहे थे उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। और चूंकि आपको भी पता है कि किस तरीके से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल नए नए बहाने बनाकर ईडी के सवालों के जवाब देने से बचते रहे। अब कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आपको जांच का सामना करना होगा और आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा और वहां पर कोर्ट नए दिशा निर्देश दे सकती है ईडी को जांच को लेकर, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे तो ईडी ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट को ये बताया कि अरविंद केजरीवाल की जो पूछताछ है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कई सारे सबूत ईडी के पास मौजूद है इस शराब घोटाले को लेकर के किस तरीके से दिल्ली से लेकर और दक्षिण तक शराब घोटाले के तमाम सबूत ईडी के पास मौजूद है। साउथ लॉबी किस तरीके से इन्वॉल्व थी, बड़े पैमाने पर पैसे का जो फ्लो है वो आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं तक पहुंचा था और इसके तमाम सबूत ईडी के पास जाहिर है। नीरज, ईडी के पास सबूत मौजूद है, इसीलिए बार बार ईडी समन भेज रही है। अब जब वो कोर्ट के सामने पेश होंगे और वहां पर अगर ईडी का जब वो सामना करेंगे तो फिर भी केजरीवाल अगर गोलमोल जवाब देते हैं तब ईडी के पास क्या कुछ विकल्प होगा? देखिए, ईडी कोर्ट के सामने अपना पक्ष है वो रख चुका है और अब कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे तो उनको बताना होगा कि आखिर इतने सम्मनों की अवहेलना करने का क्या कारण था और अगर अरविंद केजरीवाल उन सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाए तो कोर्ट है वो दिशा निर्देश दे सकता है ईडी को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए और ईडी उसके बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी और अरविंद केजरीवाल अगर पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तो प्रवर्तन निदेशालय उनको गिरफ्तार भी कर सकती है जिस तरीके के सबूत हैं। और आपने देखा भी होगा कि के कविता 2 सम्मन लगातार उनको दिए गए थे, पूछताछ के लिए बुलाया गया था दिल्ली, लेकिन के कविता लगातार अवहेलना करती रही, पूछताछ में शामिल नहीं हुई। उसके बाद ईडी और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं हैदराबाद स्थित के कविता के घर पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने सर्च किया, के कविता को वहां से अरेस्ट किया। आज के कविता को भी कोर्ट में जो ईडी है वो पेश कराएगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं जिस तरीके से के कविता को गिरफ्तार किया है। अगर अरविंद केजरीवाल भी इसी तरीके से अवहेलना करेंगे तो उनको भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। चलिए नीरज, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, इस खबर पर आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ ये अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
So easy. अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को हैदराबाद में BRS MLC के परिसरों पर तलाशी लेने के बाद ED ने कविता को पहले हिरासत में लिया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कविता को लेकर ED की टीम दिल्ली रवाना हो गई और देर रात उन्हें दिल्ली स्थित ED मुख्यालय लाया गया। ED के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी कविता से दिल्ली में पूछताछ करेंगे। इस मामले में ED पहले भी कविता से पूछताछ कर चुकी है। ED का दावा है कि कविता शराब व्यापारियों की लॉबी नामक दक्षिण समूह से जुड़ी हुई थी। उन पर आरोप है कि अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत उन्होंने बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश की। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आज समापन समारोह होगा। जगदीप धनखड़ आज इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल हुई थी। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्धार्मिक का संवाद स्थापित करना और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। और रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 2,890 करोड़ रुपए का करार किया है। भारतीय नौसेना के 25 डॉर्नियर विमानों के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए यह अनुबंध किया गया है। अपग्रेडेशन के तहत डॉर्नियर विमान के MLU में अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम और प्राइमरी रोल सेंसर शामिल है। इस अपग्रेड से भारतीय नौसेना के डॉर्नियर विमान की परिचालन क्षमता काफी अधिक बढ़ जाएगी। उद्यम और UAP पर पंजीकृत उद्यमों की कुल संख्या 4 करोड़ को पार हो गई है। 1 जुलाई 2020 की एक अधिसूचना के माध्यम से पर्सनल अकाउंट नंबर रखने वाले उद्यमों को आधिकारिक बनाने के लिए एक सरल ऑनलाइन और मुफ्त उद्यम पंजीकरण पोर्टल यानी उद्यम लॉन्च किया गया था। उद्यम पंजीकरण संयंत्र और मशीनरी में निवेश और कारोबार दोनों को केंद्र में रखता है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश और कारोबार का विवरण CBDT और GSTN के डेटाबेस से लिया जाता है। इसके बाद मंत्रालय ने GSTIN नहीं रखने वाले उद्यमों के लिए 11 जनवरी 2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म UAP लॉन्च किया था। और केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ रुपए के 10 नए जलमार्गों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार की सागरमाला कार्यक्रम के तहत केंद्र से 100% फंडिंग मिलेगी। नई परियोजनाओं का उद्देश्य असम में नदी पर्यटन, सार्वजनिक आवागमन को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र के किनारे नई क्षमताओं का निर्माण करना है। धुबरी और माजुली में रणनीतिक स्थानों पर स्लिपवे, उत्तरी लखीमपुर के घाघोर और असम के बारपेटा जिलों के बहारी में नए यात्री टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। गोलपारा, गुईजान, करुआ, धुबरी, दिसांगमुख और मटमोरा में अतिरिक्त यात्री टर्मिनल बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक रेलवे ने 150 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई कर रिकॉर्ड तोड़ 2.4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 मार्च तक गत वर्ष की समान अवधि के 2.23 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के मुकाबले 17,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में की अवधि में रेलवे का कुल खर्च 2.26 लाख करोड़ रहा।
रेलवे मंत्रालय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई व्यवसाय कुल राजस्व ट्रैक बिछाने के अपने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मंत्रालय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 648 करोड़ यात्रियों ने रेलवे से सफर किया, जो गत वर्ष की तुलना में 52 करोड़ अधिक है। और खबर खेल की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुंबई इंडियन के साथ खेले गए एलिमिनेटर राउंड के मैच को आरसीबी ने 5 रन से अपने नाम कर लिया। अब रविवार को होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप आगे देखिए मौसम का हाल। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।